बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिज़िक्स। फिज़िक्स के बेसिक कोर्सेज से हमने स्टार्ट लिया है और मैं हूं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर। वैसे की बात यह है कि मैं आपको अपने लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आपके पास एग्जाम नोट्स और कॉन्सेप्ट दोनों मौजूद हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटर किसे कहते हैं। ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दे, या फिर सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि चार्ज पार्टिकल की स्पीड को या फिर उनकी वोल्टेज को इंक्रीज कर दे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्सेलरेटर। अब हमारे पास है द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर। ये क्या भला होता है? सबसे पहले जॉन कॉकक्रॉफ्ट एंड वेल्टन ने हमारे पास ये एक्सेलरेटर डेवलप किया था, जिन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की थी और यही टेक्निक इस एक्सेलरेटर का बेसिक प्रिंसिपल भी है। वो कौन सी टेक्निक थी? वो टेक्निक ये थी कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो मल्टीपल ऑफ इनपुट वोल्टेज होता है। वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की गई थी कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मल्टीपल होगा इनपुट वोल्टेज का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इसका मल्टीपल एज अ आउटपुट वोल्टेज होगा और इसका मल्टीपल क्या होगा? 4 वोल्ट। तो आपने क्या करना है कि वोल्टेज को डबल कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो इनपुट वोल्टेज का मल्टीपल आउटपुट वोल्टेज में आना चाहिए। ऐसे टाइप ऑफ एक्सेलरेटर को हम क्या कहते हैं? द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर कहते हैं। थ्योरी की तरफ जाते हैं। अब एग्जाम में अगर आपके पास ये टॉपिक आता है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, जहाँ पे आपने थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर का। Introduction. John Cockcroft and Welton developed a particle accelerator based on the technique of voltage multiplication. It means that the output voltage is the multiple of इनपुट वोल्टेज। जॉन कॉकक्रॉफ्ट एंड वेल्टन के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टाइप ऑफ एक्सेलरेटर को डेवलप किया और उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो कौन सी टेक्निक थी? वो टेक्निक थी वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन। वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इनपुट वोल्टेज का। अब जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन को थ्योरी से स्टार्ट करने से पहले डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आपको थ्योरी में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ये एक सिंपल सा डायग्राम है द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर का। इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं। D1, D2, D3, D4। ये आपके पास चार डायोड्स एंड C1, C2, C3, C4 ये आपके पास 4 कैपेसिटर्स होते हैं। ये आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया हुआ है, जिसका जो सेकेंडरी कॉइल है उसको हमने हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया होता है। ये जो पॉइंट डी नज़र आ रहा है आपको, इस पॉइंट डी को हमने एक स्फेरिकल शेप, आप देख भी सकते हैं, एक स्फेरिकल शेप चैम्बर के साथ कनेक्ट किया होता है जिसको हम डोम भी कहते हैं। इस डोम के अंदर एक आयन सोर्स होता है जो कि आयन जनरेट करके देता है, जिनको हमने एक्सेलरेट करना है। ये एक्सेलरेटेड आयन उसके बाद एक्सेलरेटिंग ट्यूब के जरिए जाते हैं विद हाई वेलोसिटी, विद हाई काइनेटिक एनर्जी, और जो नीचे टारगेट होता है उसको स्ट्राइक करते हैं। अब जाते हैं थ्योरी की तरफ। The arrangement consists of number of diodes D1, D2, D3, D4 and number of capacitors C1, C2, C3 and C4 which are connected to the secondary coil of high voltage step-up transformer. इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डायोड्स होते हैं D1, D2, D3, D4 एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं C1, C2, C3, C4 जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया होता है। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल वेरीज एज V is equals to V naught sin omega t where V naught may be of the order of 100k volt। जो वोल्टेज होती है सेकेंडरी कॉइल की वो V is equals to V naught sin omega t के साथ वेरी करती है, जहाँ पे V naught जो है वो हमारे पास पीक वोल्टेज होती है और पीक वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट 100 किलो वोल्ट के बराबर होती है। The point X is always at low potential while the point D is at highest potential and is connected to a spherical hollow conductor dome। जो point X होता है और point D, यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं। ये आपके पास point X है और ये आपके पास point D है। पॉइंट्स X को हमने लो पोटेंशियल मीन्स ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया होता है, जबकि जो point D होता है यहाँ का जितना भी वोल्टेज है वो point D की तरफ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ से जो वोल्टेज है ये एक स्फेरिकल शेप चैम्बर होता है जिसको हम डोम कहते हैं, वो सारा का सारा वोल्टेज इस डोम की तरफ चला जाता है।
Inside the dome is an ion source which produces ions to be accelerated. डोम के अंदर आपके पास एक आयन सोर्स मौजूद होता है जो कि आयंस जनरेट करता है जिनको हमने एक्सेलरेट करना होता है। अब ये आयंस जनरेट कैसे होते हैं? टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स ion source ionizes hydrogen gas while to accelerate alpha particle ion source ionizes helium gas। इस आयन सोर्स के अंदर हमारे पास कुछ गैसेस मौजूद होते हैं। अगर हमने प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना है तो आयन सोर्स हमें हाइड्रोजन गैस आयोनाइज करके दे देता है, बट अगर हमने अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो आयन सोर्स हमें हीलियम गैस आयोनाइज करके दे देता है। अब चाहते हैं वर्किंग ऑफ द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर की तरफ। वर्किंग ऑफ द कॉकक्रॉफ्ट-वेल्टन एक्सेलरेटर थ्योरी से देखते हैं और फिर साथ साथ डायग्राम से भी समझेंगे। During the first half cycle, S1 is positive while S2 is negative. Therefore, D1 and D3 becomes forward biased and capacitor C1 and C3 are charged. फर्स्ट हाफ साइकिल में जब यहाँ से हम AC वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये आपके पास S1 है और ये हमारे पास S2 है। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाता है, फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग AC वोल्टेज में क्या हो जाता है कि S1 पॉजिटिव हो जाता है, S2 नेगेटिव हो जाता है। इसकी वजह से, इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से D1 डायोड D1 और डायोड D3 दे बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड और D1 और D3 के साथ साथ C1 और C3 कैपेसिटर्स भी चार्ज्ड हो जाते हैं। तो जो बाकी डायोड्स और कैपेसिटर्स रह गए D2 और D4, ये दो डायोड्स आपके पास रिवर्स बाइस में होंगे और जो कैपेसिटर C2 और C4 होंगे ये हमारे पास रिमेन्स अनचार्ज्ड होंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल। आगे जाते हैं। The net voltage at point A varies between 0 to 2 volt because the coil voltage varies between -V0 to +V0। हमें पता है कि जो कॉइल की वोल्टेज होती है वो -V0 से +V0 की तरफ वेरी करती है। तो जो पॉइंट A होगा वहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज होगी वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, वो 0 से 2 वोल्ट की तरफ वेरी करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये मल्टीपल है इनपुट वोल्टेज का। तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे आपके पास वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक इस्तेमाल हुई है। ये आपके पास पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए पे ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल जो वोल्टेज होगा वो 0 से 2 वोल्ट वेरी करेगा। आगे जाते हैं। Similarly, the net voltage at point C varies between 0 to 4 volt। यहाँ पे आपके पास पॉइंट C होगा, देयर इज योर पॉइंट सी, और इस पॉइंट सी पे जो वोल्टेज होगी वो 0 से 4 वोल्ट की तरफ वेरी करेगी। अब ये 0 से 4 वोल्ट कहाँ से आया, जब आपके पास पॉइंट ए है यहाँ पर आपके पास वोल्टेज 0 से 2 वोल्ट की तरफ वेरी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, यहाँ पे वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो अगर पॉइंट ए पे वोल्टेज 2 वोल्ट तक पहुंच रहा है तो पॉइंट सी पे वोल्टेज कहाँ तक जाएगा, पॉइंट सी पे वोल्टेज 4 वोल्ट पे जाएगा, क्योंकि 2 का इंटीग्रल मल्टीपल आपके पास 4 के बराबर होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल D2 and D4 are reversed bias and C2 and C4 remains uncharged। ये आपको मैंने स्टार्ट में भी बता दिया। अब चाहते हैं सेकेंड हाफ साइकिल के सेकेंड हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है। During the second half cycle, S2 becomes positive and S1 becomes negative। जो सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा सेकेंड हाफ साइकिल में वो रिवर्स हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव था तो सेकेंड हाफ साइकिल में S1 नेगेटिव हो जाएगा और S2 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D3 जो थे आपके पास फॉरवर्ड बायस थे तो सेकेंड हाफ साइकिल में D1 और D3 रिवर्स बायस हो जाएंगे। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में C1 और C3 चार्ज थे तो सेकेंड हाफ साइकिल में C1 और C3 अनचार्ज हो जाएंगे और जो बाकी के डायोड्स होंगे मींस D2 और D4 और जो बाकी के कैपेसिटर्स होंगे मींस C2 एंड C4 ये आपके पास क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, क्या होगा, सिंपली क्या होगा कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल का जो फिनोमेना है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ रिवर्स हो जाएगा। During the second half cycle, S2 becomes positive and S1 is negative. D1 and D4 becomes forward biased and C2 and C4 are charged. The voltage between B and X reaches to 2 volt। अब यहाँ पे हमने पॉइंट B की वोल्टेज को डिस्कस करना है। पॉइंट B की वोल्टेज को हम कैसे डिस्कस करेंगे कि अब वहाँ पे हमारे पास पॉइंट A की जो वोल्टेज थी वो 0 से 2 वोल्ट की तरफ वेरी कर रही थी, लेकिन जो पॉइंट अब यहाँ पे जब सेकेंड हाफ साइकिल आ गया है तो यहाँ पे जो पॉइंट बी की वोल्टेज है वो 0 से 4 वोल्ट
2 वोल्ट की तरफ वेरी करेगी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट साइकिल इट बिकम्स 4 वोल्ट। बिल्कुल इसी तरह जब अगला साइकिल होगा तो जो वोल्टेज होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वोल्टेज 2 वोल्ट है तो वो मल्टीप्लाई होके 4 वोल्ट हो जाएगी। द वोल्टेज डिवेलप्ड एट डी से 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू द डोम। अब यहाँ पे जो पॉइंट डी है, यहाँ से जितनी जो वोल्टेज है वो यहाँ आएगी। यहाँ पे जो वोल्टेज है हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज वो वोल्टेज 4 वोल्ट है। यहाँ की जो वोल्टेज है अब इस डोम को प्रोवाइड की जाएगी। The voltage developed at D is applied to the dome. By ionizing suitable gas in the ion source, particles are accelerated towards the source at the ground potential. ये जो ion source है, यहाँ पे जब हम suitable gas को ionize कर देते हैं तो जो particles जो ions होंगे वो accelerate होंगे और then ये accelerating tube के जरिए नीचे target को क्या कर देंगे, strike कर देंगे। To avoid scattering and collision with the air molecule, the particles are evacuated. इस आइंस की अदर एटम्स और मॉलिक्यूल की कोलिशन को रोकने के लिए हमने क्या किया है कि इस होल सेटअप को एक स्टील टैंक में एवोकोट किया है ताकि बाहर की सराउंडिंग से इसका कोई ताल्लुक ना हो। तो ये आपके पास क्या था, सिंपल एक वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, द कॉक्रॉफ्ट वेल्टन एक्सेलरेटर का। तो एक आखिर में समरी ले लेते हैं इस आज के लेक्चर की कि कॉक्रॉफ्ट वेल्टन एक्सेलरेटर क्या होता है। इन समरी तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉक्रॉफ्ट वेल्टन एक्सेलरेटर क्या होता है तो आपने सिंपल आंसर क्या देना है, ये एक ऐसा एक्सेलरेटर है जो कि एक टेक्निक को यूज़ करता है जिसको हम वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो मल्टीपल ऑफ इनपुट वोल्टेज आती है। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ जाता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से नोटिफाई रह सकें।